हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पीएम अग्रवाल। टारगेट एट GOV जॉब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। दोस्तों उपसर्ग कोई कठिन टॉपिक नहीं है, परंतु परीक्षा में 2-3 प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिनमें उपसर्ग पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इस वीडियो में उपसर्ग को पहचानने के आसान ट्रिक बताएंगे जिससे उपसर्ग को आसानी से पहचान सकते हैं। तो देखते हैं उपसर्ग। तो दोस्तों उपसर्ग ये है यानी मूल शब्द के पहले लगने वाला। और उपसर्ग जब तक स्वतंत्र रहता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ये मूल शब्द का अर्थ होता है। तो मूल शब्द के आगे या पहले जुड़कर मूल शब्द के पहले या आगे उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ में यानी मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। तो देखो ये है मान, मूल शब्द। और मान का अर्थ होता है किसी का मान सम्मान करना। और अप है उपसर्ग। तो मूल शब्द के पहले अप जुड़कर शब्द बन गया अपमान। अपमान का मतलब किसी का मान सम्मान नहीं करना, बेइज्जत करना। इसी प्रकार अगला उदाहरण है मान शब्द का अर्थ है किसी का मान सम्मान करना। और अभी का कोई अर्थ नहीं है। अभी उपसर्गों का कोई अर्थ नहीं होता है, वो स्वतंत्र अर्थ नहीं देते। मान में अभी उपसर्ग जुड़ गया तो बन गया अभिमान। मान में अभी उपसर्ग जुड़कर बन गया अभिमान। अब अभिमान का अर्थ होता है स्वाभिमान। अभिमान का अर्थ होता है किसी बात पर अभिमान करना। तो देखो परिभाषा, वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व जुड़कर यानी मूल शब्द के पहले जुड़कर या लगकर उनका यानी मूल शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। दोस्तों इन शब्दों का यानी उपसर्गों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। जब तक ये स्वतंत्र होते हैं तब तक इनका कोई अर्थ नहीं होता है। इनका अर्थ मूल शब्द के जुड़ने के बाद में बनता है। उपसर्ग मूल शब्द के साथ जोड़कर नया अर्थ बनाते हैं। उपसर्ग है वो मूल शब्द के साथ में जोड़कर कोई नया अर्थ बनाते हैं। अर्थात मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ने पर मूल शब्द का लगभग ऑपोजिट या विलोम शब्द हो जाता है। जैसे बल है, बल का अर्थ होता है ताकत। इसमें प्र जोड़ दिया तो प्र उपसर्ग है। बल मूल शब्द है, बल मूल शब्द है, इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया परबल। इसी प्रकार बल मूल शब्द है, स उपसर्ग है, जुड़ गया सबल। इसी प्रकार बल मूल शब्द है, इसके आगे निर उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया निर्बल। बल का अर्थ होता है ताकतवर और निर्बल का अर्थ होता है कमजोर, यानी ऑपोजिट हो गया। बल ताकतवर, दुर यानी नहीं, दुर्बल यानी जिसमें बल न हो। तो दोस्तों उपसर्ग के भेद, उपसर्ग एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग और तीसरा उर्दू के उपसर्ग यानी अरबी फारसी के उपसर्ग। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे यानी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। तो देखते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम उपसर्ग जो संस्कृत से आए। जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में प्रचलित हुए हैं वह संस्कृत उपसर्ग कहलाए। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में प्रचलित हुए हैं, जो उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में प्रचलित हुए हैं वो संस्कृत उपसर्ग कहलाए। उपसर्ग और उदाहरण, दोस्तों एक एक उपसर्ग को जोड़कर मैंने 4-5 उदाहरण दिए हैं, उनको समझने की कोशिश करना। और ये ऐसे उदाहरण जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे अति में यहाँ पे अति उपसर्ग जोड़ने से बन गया सार, अति सार। तो सार तो मूल शब्द और अति हो गया उपसर्ग, दोनों को जोड़ने पर बन गया अतिसार। इसी प्रकार अत्यधिक में अति उपसर्ग है और अधिक मूल शब्द है। अत्यल्प में अति उपसर्ग है और अल्प मूल शब्द है। अत्याचार, अति और आचार मूल शब्द है, अति उपसर्ग है। अत्यावश्यक, अति उपसर्ग है और आवश्यक
मूल शब्द है। इसी प्रकार अगला अधि, अधि उपसर्ग जोड़ने से उदाहरण बना या बनाया है अधिनायक, अधिकार, अध्यादेश। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर अध्याय देश और लगा है, अध्याय देश, अधिपति, अधिकांश। अनुपसर्ग जोड़ने पर अनुचर, अनुरूप, अनुगामी, अन्वेक्षक, अन्वीक्षा। अप शब्द मूल शब्द है और अप उपसर्ग है, तो अप उपसर्ग जोड़ने से बन गया अपशब्द। इसी प्रकार यस में अप उपसर्ग जोड़ने से बना अपयस, वाद में अप जोड़ने से बना अपवाद, अपव्यय, व्यय मूल शब्द है और अप उपसर्ग है अपहरण। अगला है अभि, अभि उपसर्ग जोड़ने से बना अभिमान, अभिवादन, अभियोग, अभिनंदन, अभ्यास। ऐसे आगे और उदाहरण है अव उपसर्ग से बना अवगुण, अवहेलना, अवसान, अवमूलन, अवनति। आ से बना आमरण, आजन्म, आकलन, आकांक्षा, आचरण, आहार। उत उपसर्ग के उदाहरण है उत्सर्ग, उच्चारण, उज्ज्वल, उल्लेख, उत्कर्ष, उत्प्रेक्षा। अप उपसर्ग से बने उदाहरण उपमान, उपनयन, उपहार, उपदेश, उपयोग। दुर्जन उपसर्ग से बने दुर्जन, दुर्गुण, दुर्दिन, दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्गम। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दुर ऐसा उपसर्ग है जो बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है दुष्चरित्र, दुष्कर्म, दुस्शासन, दुस्साह। नि उपसर्ग वाले उदाहरण निबंध, निवास, न्यून, निडर, न्याय। निरपराध, निर्दोष, निर्गुण, निर्माण, निर्भय, निर्माण। निश्चय, निश्चिंत, निसंदेह, निशुल्क, निष्पक्ष, निष्क्रिय। प्रय उपसर्ग से परपंच, प्रहार, प्रकोप, प्रार्थी, प्रवास, प्रोज्वल। प्रति से प्रतिदिन, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में प्रति प्लस एक्स, प्रति प्लस अक्ष। प्रत्युत है उपसर्ग और अक्ष है मूल शब्द। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा। प्रतिशोध, प्रति प्लस शोध। पराजय, पराभूत, परावर्तन, परामर्श, पराजित। इन शब्दों में प्रा उपसर्ग है। इसी प्रकार आगे परि उपसर्ग से बना उदाहरण है परिवार, परीक्षा, पर्यावरण। दोस्तों पर्यावरण और पर्यटन बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। पर्यावरण में मूल शब्द है आवरण और उपसर्ग है परि प्लस आवरण यानी पर्यावरण। पर्यटन, परिपथ। अगला है उपसर्ग संसार, सम प्लस सार। संतोष, सम प्लस तोष। संपूर्ण, सम प्लस पूर्ण। संकल्प, सम प्लस कल्प। समाचार, सम प्लस आचार। इसी प्रकार आगे सुपसर्ग उदाहरण सुपुत्र, सुयश, सुयोग्य, स्वागत। सु प्लस आगत। सु है उपसर्ग और आगत है मूल शब्द। स्वाद, स्वल्प। सु प्लस अल्प। इसी प्रकार अगला है उपसर्ग वी के उदाहरण है विज्ञान, वियोग, विपक्ष, व्यायाम, व्यवहार, व्याकरण। दोस्तों संस्कृत के उपसर्ग 22 माने जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग 22 माने जाते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। दोस्तों इनमें से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है अतीत में कौन सा उपसर्ग है। अतीत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो दोस्तों हमारे ऑप्शन है अति, अप और आ। तो दोस्तों यहाँ पर अप और आ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि अतीत में ऐसा कोई उपसर्ग है ही नहीं जो अप और अति आए, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब देखते हैं अति और अति इन दोनों में से कौन सा होगा, यानी कन्फ्यूज यहाँ होता है। तो दोस्तों अब तक हमने संस्कृत के जितने भी उपसर्ग पढ़े इनमें बड़ी ई यानी अति पर बड़ी ई वाला उपसर्ग कोई नहीं पढ़ा है। बड़ी ई वाला उपसर्ग कोई नहीं पढ़ा है, छोटी ई का उपसर्ग पढ़ा है। तो दोस्तों अतीत में उपसर्ग होगा अति। और दोस्तों ये ध्यान देने योग्य बात है कि हमने संस्कृत के जितने भी उपसर्ग पढ़े उनमें बड़ी ई का कोई उपसर्ग है ही नहीं। बड़ी ई का कोई उपसर्ग है ही नहीं। इसमें जितने भी उपसर्ग हैं वो छोटी ई के हैं, जैसे अति, अधि, अपि, अभि,
नीर, परी, जितने भी उदाहरण हैं वे छोटी ई के हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक मान लीजिए, ध्यान रखिए कि बड़ी ई की मात्रा कहीं पर किसी भी उपसर्ग में नहीं होगी, उपसर्ग में नहीं होगी। इसी प्रकार अगला है, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? तो दुस, हमारे ऑप्शन है दुस, दु है, दुस और दु। तो दोस्तों दु और दु है, ये तो उपसर्ग है ही नहीं हमारे, क्योंकि हमने पढ़े हैं इनमें से दु और दु है तो उपसर्ग आया ही नहीं। संस्कृत के उपसर्गों में ये तो दोनों तो है ही नहीं, तो इन दोनों में तो हमें ताकझा करने की जरूरत नहीं। अब बचे दो, ए और स ऑप्शन। तो दोस्तों दुस भी हमने नहीं पढ़ा संस्कृत के उपसर्गों में, यानी तत्सम उपसर्गों में हमने दुस भी नहीं पढ़ा। तो हमें ध्यान देने वाली बात है कि दुस उपसर्ग नहीं पढ़ा, तो बच गया हमारा दुस। तो यहाँ पे दुस ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये ट्रिक है कि छोटी ई की मात्रा वही हमारा उपसर्ग होगा, बड़ी ई की मात्रा वाला कोई उपसर्ग संस्कृत में नहीं है। इसी प्रकार ये दुस आता है तो वहाँ पे आधा से आना चाहिए, और दुस का तो कोई उपसर्ग हमने पढ़ा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर दुस ऑप्शन सही होगा, सही ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि उपसर्ग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।